Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हीट में जो भी थ्योरी थे, जो भी कॉन्सेप्ट्स था, उनको मैंने आपको समझाया। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं हीट और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके मैं सभी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं और उसे डिटेल में एनालाइज करता हूं आपके लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फिजिक्स के सभी वीडियोज़ अब अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपने पूरे सिलेबस को ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई यूनिट मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया है, फिर भी यहाँ पर अगर पूछा गया तो मैं बता देता हूँ कि एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होता है। तो देखिए हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है? तो हीट एक एनर्जी है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो हीट का एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज जूल। चलिए अब एक एक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर यूज मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं? आप सभी को पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज थर्मोमीटर। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर डू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम रीडिंग। देखिए वैसे तो आपको इसको याद रखना होता है, मगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपको एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में याद रखना है, मगर मैं फिर भी आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी। कभी दो स्केल को हमें कंपेयर करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। नेम ऑफ दिस स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय डिफरेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। क्या होता है लोअर फिक्स पॉइंट, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट? ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरी लेक्चर उसमें पढ़ा रखा है कि किसी भी एक टेम्परेचर स्केल का, जैसे कि मान लीजिए थर्मोमीटर है, ये सेल्सियस स्केल है, तो नीचे होगा 0 डिग्री सेल्सियस और ऊपर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसे मैं बोल रहा हूँ लोअर फिक्स पॉइंट, इसे मैं बोल रहा हूँ लोअर फिक्स पॉइंट, और इसे बोल रहा हूँ अपर फिक्स पॉइंट, और इनके बीच का डिफरेंस को मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिया लोअर फिक्स पॉइंट, यहाँ लिया अपर फिक्स पॉइंट, और यहाँ पर लिया नीचे लिया डिफरेंस। और इसी तरह से मैं नेम ऑफ स्केल कौन सा है, तो फ़ारेनहाइट को मैं कंपेयर करूँगा, और लोअर फिक्स पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट का 32, एंड जो उसका डिफरेंस है वो होता है 180। ये होता है उसका डिफरेंस, ठीक है। तो अगर अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग काटना चाहें तो ये जीरो से ये जीरो आराम से कट गया, तो क्या बच गया? C/10 इज इक्वल टू F-32/18। ये हमारा बच गया। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है किस टेम्परेचर पे दोनों सेम रीडिंग शो करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ वो टेम्परेचर x है, तो x पे दोनों ने सेम रीडिंग शो किया। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे काट देता हूँ। इसे मैं बना देता हूँ 2 के टेबल से 5, और इसे बना देता हूँ 9। तो किस टेम्परेचर पे वो दोनों सेम रीडिंग शो करेंगे? तो मैं मान लेता हूँ x टेम्परेचर पे दोनों सेम रीडिंग शो करेंगे। तो x/5 इज इक्वल टू x लेता हूँ इसको, क्योंकि ये भी x ही होगा, x-32/9। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर लिखूँगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 5x-32 × 5। तो ये क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 टू जाटिंग 0, कैरी 1, 3 5 15 160, ठीक है। अब ये हो गया 9x, मैं इसको इधर लाऊंगा, इसको बना दूंगा 5x, और ये आके हो जाएगा -160। तो 9x में से अगर 5x को सब्सट्रैक्ट करूँ तो यहाँ बचेगा हमारा 4x इज इक्वल टू -160। तो x को मैं सब्जेक्ट बना करके 4 को नीचे ले जाऊँगा, तो 160/4, 4 1 जा 4, इसको मैं काटूँ अगर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो हमारा आंसर हो जाता है x इज इक्वल टू -40। तो -40 डिग्री टेम्परेचर पे दोनों सेम रीडिंग शो करेंगे, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हमारा ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन बी,
आपको ये पूरे सॉल्यूशन को अगर आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है, वरना आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखना होता है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग शो करते हैं। एग्ज़ाम में आपको इस प्रोसेस से जाना नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको काम में आएगा कि कैसे ये -40 आया, इसलिए मैंने आपको ये करके सॉल्व करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। तो देखिए केल्विन का जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 373 और जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 273 और जो अपर फिक्स पॉइंट डिसाइड होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और जो लोअर फिक्स पॉइंट डिसाइड होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो क्या बोला गया है? एसएससी एमटीएस में पूछा गया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है केल्विन स्केल में। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन स्केल में 373 केल्विन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या बोला गया है। विच स्केल हैज़ नो नेगेटिव टेम्परेचर। किस स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होते? तो सेल्सियस में तो नहीं होता है, केल्विन में हो सकता है, सॉरी सेल्सियस में होता है। अभी देखा हमने 40, केल्विन में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, रैंकिन स्केल में कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया? हीट ट्रांसफर इन सॉलिड टेक प्लेस बाय विच प्रोसेस। तो मैंने बताया था कि सॉलिड से सॉलिड में अगर हीट का ट्रांसफर करवाना है तो हमें ये कंडक्शन से करवाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाता है कंडक्शन। कंडक्शन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट में ये। तो 6 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया? विच प्रोसेस ट्रांसफर हीट विदाउट नीड ऑफ मीडियम। अगर बीच में मीडियम की जरूरत नहीं है, तो जैसे कि सन से हीट का अर्थ तक आना, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? ऑफकोर्स जो मेटल होगा, प्लास्टिक तो हो नहीं सकता और वुड भी नहीं हो सकता है। सिल्वर, ऑफकोर्स सिल्वर मेटल है तो ये हो सकता है। ग्लास मेटल नहीं है तो ग्लास भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज मेटल। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? लैंड ब्रीज ऑकर ड्यूरिंग विच टाइम ऑफ द डे। तो समुद्र से जो हवा चलती है, मतलब धरती की, मतलब मिट्टी के ऊपर जो हवा चलती है वो किस टाइम में चलती है? तो देखिए मिट्टी के ऊपर जो हवा चलती है उसका चलने का टाइम होता है नाइट टाइम में, रात टाइम में ज़्यादा हवा चलती है। तो लैंड ब्रिज जो होता है वो कब होता है? रात के टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड। लिक्विड में कैसे हीट ट्रांसफर होता है? देखिए लिक्विड में कंडक्शन भी होता है और कन्वेक्शन भी होता है, मगर मेनली लिक्विड में कन्वेक्शन ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो गया कन्वेक्शन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहना है? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो एंट्रोपी होता है वो हमेशा क्या करेगा? वो हमेशा इंक्रीज करेगा। द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। तो ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑकर्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। एसएससी सीएचएसएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे बोला है। तो देखिए प्रेशर का जो फॉर्म यूनिट होता है वो हम लोग बार भी बोल सकते हैं प्रेशर का यूनिट, और हम उसे पास्कल भी बोल सकते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस के यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ये क्या है? एडियाबैटिक नहीं होगा, आइसोथर्मल नहीं होगा, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो कांस्टेंट प्रेशर होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 में चले जाते हैं। एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि देखिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वैसे ही एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है? तो एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज हीट इज कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? द कार्नोट इंजन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। कार्नोट इंजन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कार्नोट इंजन को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने कार्नोट इंजन का वीडियो नहीं देखा है तो अब इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कार्नोट इंजन मतलब लास्ट क्लास का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसे क्लिक करके लास्ट क्लास को जरूर देख लीजिए और प्लेलिस्ट को भी जरूर फॉलो करिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा कार्नोट इंजन वर्क करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, विच मेटल हैज़ द हाइस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, किस मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर की। ये आपको याद रखने वाली बात है कि सबसे कम रेजिस्टेंस भी सिल्वर का होता है और सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी भी किसकी होती है, सिल्वर की ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने बोला था Q इक्वल टू एम एस डेल टी बोला था, जिसमें से एस क्या होता है, एस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर मैं एस को सब्जेक्ट बनाऊँ तो एस क्या हो जाएगा, Q बाई एम डेल टी, और Q क्या है, तो Q है हीट। तो मैं हीट का यहाँ पर यूनिट बैठाऊंगा, तो हीट का यूनिट क्या होता है, तो हीट का यूनिट होता है जूल। एम क्या है, एम है मास, तो मास का यूनिट बैठाऊंगा तो मास का यूनिट होता है यहाँ पर क्या, केजी, किलोग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बोल सकते हैं, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो जूल पर केजी केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो जूल पर किलोग्राम केल्विन होगा आंसर हमारा। तो हम ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द मोस्ट सब्सटेंस व्हेन हीटेड। तो देखिए किसी भी सब्सटेंस को जब हीट किया जाएगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था और ये आसान सा आंसर था। एसएससी सीपीओ 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्रैक ऑफ रेलवे ट्रैक ड्यूरिंग द समर। तो क्या रीज़न है कि रेलवे ट्रैक क्रैक हो जाते हैं समर के टाइम पे, क्योंकि आप सभी ने बचपन से ही पढ़ा है कि ड्यूरिंग समर जो मेटल्स होते हैं और मेनली मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स ही एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपांड करते टाइम अगर गैप नहीं होगा तो जो रेलवे ट्रैक है वो या तो बैंड हो जाएंगे या फिर तो क्रैक हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर ऑप्शन ए, थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। हमें सिर्फ उसे उसके स्टेट को चेंज करना है, ना कि उसके टेम्परेचर को चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए ये एक आइस है, ये एक आइस है, तो इसका भी स्टेट क्या है, तो इसका भी स्टेट है सॉलिड। तो मैं कहूँगा इसका स्टेट अभी क्या है, सॉलिड। मुझे हीट देना है, इतना हीट देना है कि वो हीट से सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विड बन जाए, मगर इसका कोई टेम्परेचर चेंज ना हो। मतलब क्या बोला चाह रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया, ये हो गया लिक्विड हो गया, मगर इसकी टेम्परेचर पहले कितनी थी, इसकी टेम्परेचर पहले थी 0 डिग्री सेल्सियस, और अब कितना है, तो अब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हीट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, मगर जो ये है उसके जो स्टेट है वो उसमें चेंज आ चुका है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। वो हीट तो जरूर है, मगर उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोर स्पेसिफिकली इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से ये लिक्विड बनता जा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 21 पे, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। तो किससे हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, मतलब कौन सा टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट बोला गया है वाटर का केल्विन स्केल में। तो वो 273.16 केल्विन को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोल सकते हैं। विच थर्मोडाइनमिक लॉ डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कौन से थर्मोडाइनमिक लॉ से कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को सबसे बेसिक लॉ से CHS में पूछा गया था, सबसे बेसिक लॉ दैट इज जीरोथ लॉ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हम जो है टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। तो देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 273 केल्विन, जीरो केल्विन। जीरो केल्विन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में बोले तो 273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस इज
एब्सोल्यूट, कंसिडर एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 24, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये डेफिनेशन ही था कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इट्स थर्मल कैपेसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्मल कैपेसिटी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब हमें उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो हाइस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ वाटर, द हाइस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ वाटर, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे कि आप क्या करो, अगर ज़्यादा धूप पड़ती है तो अगर समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो बालू होते हैं, सैंड होती है, उसमें क्या होता है, जल्दी वो गर्म हो जाते हैं। तो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। और जब सनलाइट चला जाता है तो जल्दी वो ठंडे भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो और पानी जल्दी गर्म भी नहीं होते और जल्दी ठंडे भी नहीं होते, तो क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। यही कारण है कि अर्थ में 75% जो पानी है वो हीट को उस लेवल पे एब्जॉर्ब करके अर्थ का टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हैं। और चांद पे जब सनलाइट रहता है तो पानी की कमी होने की वजह से लैंड जो है वो गर्म होता 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 प्लस 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और रात को जब सूरज नहीं रहता है, सनलाइट एब्सेंट हो जाता है, तो चूँकि वहाँ पर पानी है नहीं, तो जो अर्थ का सरफेस है, जो मिट्टी है, जो बाकी सब्सटेंस है, वो जल्दी जल्दी हीट को रिलीज़ करते हैं, तो वो ठंडा होते होते -400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहता है किसी भी प्लानट पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमने आंसर दिया ऑप्शन सी, दैट इज़ वाटर, और आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विच सरफेस एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट रेडिएशन, विच सरफेस एब्जॉर्व मैक्सिमम हीट रेडिएशन, मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब रेडिएशन को कौन से सरफेस से एब्जॉर्व किया जाता है? देखिए, जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं, गर्मी के दिनों में ब्लैक शर्ट्स, ब्लैक टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, ये आपने सुना है, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज ब्लैक एंड रफ। स्मूथ होगा तो कम करेगा, ब्लैक एंड रफ एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और द सनलाइट। चलिए, तो क्वेश्चन 26 का ए हो चुका है। क्वेश्चन 27 पे आते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन 27 पे? द सन्स हीट रीच द अर्थ मेनली बाय द विच प्रोसेस, क्योंकि बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो ये जो जिस प्रोसेस से अर्थ तक पहुंचता है वो कौन सा है? वो रेडिएशन है। ये हमने पहले भी आपको मैंने बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला गया है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट। बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट, हमें मेटल को नहीं रखना है, क्योंकि मेटल तो कंडक्टर होते हैं। तो कॉपर एक मेटल है, तो कॉपर इंसुलेटर नहीं होगा। एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो एल्यूमिनियम भी इंसुलेटर नहीं होगा। सिल्वर भी मेटल है, तो सिल्वर भी इंसुलेटर नहीं होगा। तो बहुत आसानी से हमें आंसर मिल गया कि बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट इज ग्लास वूल। ग्लास वूल इज द बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज ग्लास वूल। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? द रेट ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच लॉ। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट थ्रू ए कंडक्टर, ये डिपेंड करता है किस लॉ पे? तो ये हमें ये डिपेंड करता है फॉरिस लॉ पे। ये फॉरिस लॉ पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है कि फॉरिस लॉ पे डिपेंड करते हैं। तो SSC CPO 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिना ही हीट का ट्रांसफर होगा, और बीच में मतलब कोई मीडियम नहीं होगा। ये तो मैंने बार बार आपको बता रखा है कि ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा रेडिएशन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज रेडिएशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर डिक्रीज। एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होगा, ये थोड़ी देर पहले मैंने सेकेंड लॉ में इसकी बात करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज एंट्रोपी विल नेवर डिक्रीज, इट विल इंक्रीज गो, मतलब ये सिर्फ बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? विच प्रोसेस ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हमें आइसोथर्मल की बातें करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज आइसोथर्मल। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है? इन हीट इंजन व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन का सोर्स क्या है?
व्हाट इज़ द कन्वर्जन का सोर्स क्या है, हीट इंजन में एनर्जी कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, हीट को मैकेनिकल वर्क में काम में लगा लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई इंजन है बेसिक सा, इसको मैंने हीट दिया और कितना हीट दिया मैंने, इसको मान लीजिए हीट दिया 100 जूल और इसने एक वर्क किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हीट से वर्क करवा रहे हैं। तो हीट से क्या करवा रहे हैं, वर्क। और इसने कितना वर्क किया, 80 जूल का वर्क किया। तो और 20 जूल इसने अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लगा लिया, अपने काम में लगा लिया। तो 20 जूल इसने खर्च कर लिया। तो इस इंजन का अगर मैं आपसे एफिशिएंसी पूछूं तो आप बोलेंगे इस इंजन का एफिशिएंसी जो होता है वो होता है 80%। तो इस इंजन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 80%। तो ये मैंने आपको करवा रखा है ऑलरेडी। तो हीट इंजन में होता क्या है, जो भी हीट है उसको वो लोग मैकेनिकल वर्क में चेंज करते हैं। तो हीट टू मैकेनिकल वर्क, हीट टू मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज हीट टू मैकेनिकल वर्क लिखना चाहिए था यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बातें करें। विच थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हैज़ नो हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। तो ये कौन से थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ। तो इसका आंसर होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पर लोग घबरा जाते हैं और आइसोथर्मल मार देते हैं, मगर आइसोथर्मल आंसर नहीं होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। तो आइडियल कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आइडियल कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, उसी पे वो डिपेंड करता है। मैंने कार्नोट इंजन आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, आप लोग जरूर एक बार प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो को चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं और हमसे ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं। हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ऑफलाइन में तैयारी करवाते हैं और आपको एक अच्छा सा गाइडेंस दे करके आपके गवर्नमेंट एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चले जाते हैं। मेटल क्या बोला गया, वाई डज आइस मेल्ट फास्टर ऑन मेटल सरफेस ऑन द वुडन सरफेस। तो क्यों, मतलब मेटल सरफेस पे आइस जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल बात है, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, इसलिए मेटल इज अ गुड कंडक्टर, इसलिए आइस पे जल्दी मेल्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, बिकॉज मेटल इज ए गुड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 37 की बातें करें तो क्या है, द टेम्परेचर इनसाइड ए प्रेशर कुकर इज हायर देन एन ओपन वेसल्स बिकॉज, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कुकर में बंद करके हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं प्रेशर को और उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। तो इंक्रीज प्रेशर राइज द बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 38, द ग्रीन हाउस यूज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे यूज काम आता है, तो ये रेडिएशन टैपिंग प्रिंसिपल पे ये काम आता है। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो गया, SSC MTS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, वाई इज मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट का गुड कंडक्टर, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 39, वाई डू वी फील कोल्ड व्हेन वी कम आउट ऑफ स्विमिंग पूल। हमें स्विमिंग पूल से बाहर आने की वजह से क्यों कोल्ड फील होता है, क्योंकि हमारे बदन के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो हमारे बॉडी से हीट लेकर के वेपर में चेंज होते हैं। तो वेपर में चेंज होने के लिए उन्हें जो कैलोरीज हीट चाहिए वो हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारा बॉडी क्या करता है, हीट को लॉस करता है। तो हीट के लॉस करने की वजह से हमें ठंडक फील होती है। तो ये ड्यू टू इवेपोरेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। और इसी के साथ सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। मैंने सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज कर दिया है। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें मैं और भी डिटेल में सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.